नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। बीजेपी की झूठ बोलने की फैक्ट्री पर ग्रहण। दूसरा, चिदम्बरम ने भाजपा सरकार को दिया इंडिया का मांग पत्र। और तीसरा, अखिलेश यादव अब नजर आएंगे बड़े रोल में, बड़े किरदार में। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का फिनेंशियल कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। चैनल को सुगमतापूर्वक चलाने के लिए इस आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात, बीजेपी की झूठ बोलने की फैक्ट्री पर ग्रहण। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कल परसों की खबर है, बुध को, ट्यूसडे की रात में हुआ, फिर बुध पे उस पर रिएक्शन हुआ। रतन शारदा जी एक हैं, आपने रतन शारदा का नाम इधर बहुत सुन रहे होंगे। आरएसएस के हैं, उनके आइडियलॉग हैं, किताबें लिखते हैं, पढ़े लिखे माने जाते हैं, इज्जत बहुत है। और इधर उनका काफ़ी नाम आ रहा है जब वो इस 2024 के इलेक्शन के बाद उन्होंने अमित मालविया की उनकी एक जो बजट पर उन्होंने एक पोस्ट किया था, उस पर उन्होंने उनको, अमित मालविया जी को समझाया है और ज्ञान दिया। अमित मालविया जी आप समझ गए, उसी फैक्ट्री के एमडी, जो ट्रोल आर्मी या जो ये सब फैक्ट्री है बीजेपी के आईटी सेल, उसके करता धरता, उनको उन्होंने एक नसीहत दी है और को समझाया है। हुआ ये था कि मंगलवार को जब बजट आ गया तो बजट में एक बड़ा भारी कॉज ऑफ कंसर्न था, और वो मिडिल क्लास का है, वो गांव के लोगों का नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास का वो बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है कि इंडेक्सेशन ख़त्म हो गया। मतलब कोई प्रॉपर्टी, आपने पुरानी प्रॉपर्टी है उसको अब जब बेच रहे हैं तो उसको एक इन्फ्लेशन से उसको डिस्काउंट करके उसकी आज की प्रॉपर्टी, और वो कुछ करते थे, वो सब सरकार ने हटा दिया। उसने कहा कि अब हम आपको 12.5% सीधे सीधे टैक्स दे दिए। जो भी आपने 10 लाख में खरीदी, 20 लाख में बेच रहे हैं, 10 लाख रुपए के ऊपर 12.5% टैक्स दे दीजिए कुछ। अब इसको लेके एक जनरल हो हल्ला है। शुरू में क्लैरिटी नहीं थी, अब क्लैरिटी आने लगी। सभी को लग रहा है कि भाई ये तो आप उसी मिडिल क्लास जिससे आप इनकम टैक्स लेते हैं, जिससे आप जीएसटी लेते हैं, जिससे आप हर तरह के टैक्स लेते हैं, उसको आपने एक टैक्स और उसके ऊपर जड़ दिया। इसको लेके काफ़ी हो हल्ला था, काफ़ी लोग इस पे बोल रहे थे, और वो केवल विपक्ष के लोग नहीं थे। लेकिन जो पुरानी ट्रेनिंग है अमित मालविया जी की, कि कोई भी अगर सरकार या मोदी जी या किसी के से कोई प्रश्न पूछे, कुछ बताए, तो वो तो दुश्मन, वो राष्ट्रद्रोही। उन्होंने ट्यूसडे की रात में अमित मालविया जी ने, जो पुराना ट्विटर नाम था अब उसका एक्स नाम है, उस पर उन्होंने लिखा कि हर व्यक्ति आज रात इंडेक्सेशन का स्पेशलिस्ट हो गया है। अरे भाई, जिसके पास कोई भी अगर घर मान लीजिए है और उसको बेच सकने की स्थिति में है, या कहीं वो है, या बेचना चाहता है, तो स्पेशलिस्ट तो हो ही जाएगा। उसके लिए तो बड़ी बात है, वो तो समझना ही चाहेगा कि कितना है क्या नहीं। इनकम टैक्स जितने लोग भरते हैं उसमें से एक अच्छी तादाद उसकी स्पेशलिस्ट हो जाती है। ऐसा थोड़ी है कि सबके इनकम टैक्स सीए भरते हैं। उनकी इस ट्वीट पे रतन शारदा ने लिखा कि यही समस्या है बीजेपी के आईटी सेल की। उन्होंने साफ साफ, बिना मतलब शब्दों का चयन ये नहीं किया कि घुमा फिरा के बुरा ना लगे, ये नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा कि यही समस्या है बीजेपी के आईटी सेल की। बजट के अच्छे पॉइंट को हाईलाइट करने की जगह जो आम जन की भाषा में उसको समझ में आए, अमित मालविया जी आप आम नागरिक को ट्रोल करने में लग गए हैं। क्योंकि वो तो ट्रोलिंग शुरू हो गया ना, वो सिस्टम ही अमित मालविया जी का और बीजेपी के आईटी सेल का ही। उन्होंने उसको गाली देना शुरू करो। तो उन्होंने कहा कि आप आम आदमी को इस समय ट्रोल कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक सलाह देता हूं, एक एडवाइस करता हूं। उनकी जो आशंकाएं हैं इंडेक्सेशन को लेके, उसका जवाब दीजिए, उस पर बताइए कि क्या क्लैरिटी है, न कि उनका अपमान करना शुरू कर दीजिए। ये उन्होंने अमित मालविया को सलाह दी। अब शारदा जी की कितनी अहमियत है ये आप भी इस बात से समझेंगे कि शारदा जी की इस सलाह के बाद अमित मालविया जी ने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया। देखिए, अमित मालविया जी का एक चीज़ और समझ लीजिए,
कोई अमित मालविया जी वो जो क्या है फ्रिंज वो नहीं है। अमित मालविया जी के तार सीधे ऊपर तक जुड़े हैं, मतलब वहाँ से वाह 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 वहाँ से होती है, शाबाश शाबाश वहाँ से होती है। तो उन्होंने उसको तुरंत डिलीट कर दिया। उसके बाद शारदा जी ने फिर लिखा कि लेट्स बेटर सेंस प्रिवेल, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। अब जरा कुछ ये चीज समझ लीजिए, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये तो एक बात हो गई थी, लेकिन आपको एक मूलभूत अंतर समझना होगा कि क्या कुछ नया था। थोड़ा बीजेपी के आईटी सेल और कांग्रेस के आईटी सेल के मूल जो डिफरेंस है उसको मैं आज थोड़ा आपके साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बीजेपी के आईटी सेल में जो ऑफिशियली कहा जाता है करीब 1.5 लाख लोग काम करते हैं, ये वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार है, उसका कहना है करीब 1.5 लाख लोग काम करते हैं। और जो उनका आईटी सेल है उसको वो बोलते हैं नेशनल डिजिटल ऑपरेशन सेंटर, एनडीओसी। अब इसको शुरू करने वाले, इसकी स्थापना करने वाले एक व्यक्ति का नाम अमित मालविया नहीं था, वो थे अरविंद गुप्ता जी। अरविंद गुप्ता जी के बाद 2015 में अमित मालविया जी ने इसको टेक ओवर किया और फिर गाली गलौज और झूठ की फैक्ट्री में नए कीर्तिमान स्थापित किए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक और चीज समझ लीजिए कि मोदी जी सोशल मीडिया और इस आईटी सेल की अहमियत को ठीक से समझते हैं, और मोदी जी नहीं, अमित शाह भी समझते हैं। वो डायरेक्ट जाके संवाद करते हैं और इनको योद्धा बोला जाता है। योद्धा का काम सामने वाले को बिल्कुल मतलब जमीन पे गिरा देना है, तो वो काम ये इनकी आईटी सेल का रोल है। एक चीज और बता दूं कि मोदी जी का ये अहमियत इसलिए समझ लीजिए कि मोदी जी का ट्विटर अकाउंट 2009 में बन गया था, राहुल गांधी का 2015 में बना। खैर, इस पे एक मैं इसलिए कह दे रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट, जब भी इस तरह की बात आती है आईटी सेल, डर्टी ट्रिक्स, फेक वीडियोस, उस पर एक सबसे जो किताब जो शायद ज़्यादातर लोग अगर कुछ भी पढ़ते हैं तो जो 2-3 किताबों में एक किताब वो ज़रूर है, स्वाति चतुर्वेदी की किताब है कि आई वॉज अ ट्रोल। वो उन्होंने किताब लिखी और उसको जब आप जाइए तो उसमें बहुत से आपको बारीकियां समझ में आएंगी, कैसे ट्रोलिंग होती है, क्या क्या होता है। और इसी को लेके इस किताब से और बहुत सी जगह आप जब जाएंगे तो एक साध्वी खोसला भी एक है। साध्वी खोसला कई दिन बीजेपी वो आईटी सेल से जुड़ी हुई थी, वो कहती थी एम्प्लॉय तो नहीं थे लेकिन अन्ना आंदोलन से थे, फिर हम बहुत इंप्रेस हुए, फिर उनके साथ आए। कैसे उन्होंने उसकी वर्किंग स्टाइल के बारे में और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बहुत कुछ डिटेल में बताया है, इस किताब में भी आए। अब वो उनके साथ नहीं है और उनका बहुत स्पष्ट इन लोगों का कहना है कि यहाँ जो आईटी सेल है उसका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, आतंक फैलाओ, डर फैलाओ और नफरत फैलाओ, ये बिल्कुल क्लियर है। और ट्रोल का ये बिल्कुल स्पष्ट उसको डायरेक्शन है कि आपका जो भी विरोधी हो उसको खत्म कर दो, उसको बिल्कुल जमींदोज कर दो। एक ही उदाहरण है, आमिर खान ने 2015 में कहा था भाई इस देश में रहने की वो है, मतलब ये बहुत से लोग बोलते हैं कि बहुत दिक्कत है, कैसे करें, लोग तरह तरह की चीज़ों से तंग आके कहते हैं। और उस समय पूरी आईटी सेल लग गई थी कि आमिर खान को बिल्कुल मिटा दो, करियर ख़त्म कर दो। और इस पे भी लग गई थी कि स्नैपडील के वो ब्रांड एम्बेसडर थे कि स्नैपडील वाले ये ब्रांड अपना इससे हटाओ, और उनको हटाना पड़ा। तो ये मोडस ऑपरेंडी है आईटी सेल का। जो भी जर्नलिस्ट हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो चाहे प्लेयर हो चाहे वो सितारे हो, उनके पीछे पड़ जाओ। और उसका एक जो सबसे बड़ा जो ट्रॉफी की तरह इनको लगता है कि हमने जो सबसे बड़ा काम किया था वो राहुल गांधी को पप्पू ब्रांड करके पप्पू बनाने का। क्या अरे वो है नहीं यार, मतलब लोग आपको बहुत कहते हुए मिल जाते थे आज से 5 साल, अरे यार कौन है, वेयर इज द ऑल्टरनेटिव। मुख्य इसकी बात जो है, जो मेन इसका है, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो, फेक वीडियो बनाओ, डॉक्टर वीडियो बनाओ। उसका एक डॉक्टर वीडियो का अगर आपको याद हो जो राहुल गांधी के पीछे कि वो आलू, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो, मोदी जी के वीडियो को राहुल गांधी जब बता रहे थे कि मोदी जी ने ये कहा, तो उसको राहुल गांधी के ऊपर चिपका के कैसे करो। एक और इसके बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। और इसको टॉप नेतृत्व एक्नॉलेज करता है। अमित शाह इन सबकी मीटिंग लेते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं। वो फेमस वीडियो मैं फिर से नहीं लगा रहा हूँ जहाँ पे उन्होंने कहा था कि एक देखिए वीडियो आया है, फेक वीडियो आया है कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को थप्पड़ मारा। अब आप फिर उन्होंने इशारों कहा था कि खूब फैलाओ, मतलब झूठ फैलाने में इनाम दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने ये जो झूठे और इस तरह के नफरती वीडियो बनाने वाले और फैलाने वाले जो मुख्य लोग हैं, मोदी जी उन सबको फॉलो करते हैं।
जो गाली गलौज करता है, और मोदी जी उसको सारे लोगों को फॉलो करते हैं। और इनके टारगेट पे जो मुख्य रूप से मुस्लिम, उनके विपक्षी, मीडिया जो न्यूट्रल है, ये सब लोग इनके मेन टारगेट पे रहते हैं। इसके बरक्स अब मैं इसलिए आपको एक कंपैरिजन की बात कर रहा था, कांग्रेस ने भी एक आईटी सेल, अभी आपने सुनना शुरू किया कि कांग्रेस का आईटी सेल भी कुछ जवाब दे रहा है, कुछ उसमें जान आई है। उसके मुख्य पुराने जो उसके करता धरता थे, उनका नाम था रोहन गुप्ता। बकौल मेरे बहुत से जर्नलिस्ट दोस्त, उसमें अशोक वानखेड़े भी हैं, ये लोग स्लीपर सेल थे बीजेपी के वो होते हुए हिमायती यहाँ थे, यहाँ रह के काम करते थे। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको जो भी थोड़ा जर्नलिज्म जानता है वो जानता है। रोहन गुप्ता का गूगल कर लीजिए, पता लग जाएगा। रोहन गुप्ता अंतोगत्वा जब कांग्रेस से हटे तो वो फिर बीजेपी पहुँच ही गए, जो उनके आईटी सेल के हेड थे, ये बात मैं कह रहा हूँ। अब आज की तारीख में कांग्रेस का जो आईटी सेल है, उसने एक बड़ा इम्पैक्ट डाला है 2024 में। उस इलेक्शन में, मतलब ये सभी मान रहे हैं कि उस इलेक्शन में उस आईटी सेल का एक बड़ा रोल रहा, लेकिन मेरे हिसाब से जो टर्निंग पॉइंट था और जहां से इम्पैक्ट लोगों में दिखना शुरू हुआ, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी। वो टर्निंग पॉइंट रहा जहां से रोहन गुप्ता के हटने के बाद जो नया आईटी सेल जो आया और उसने जिस तरह से काम करना शुरू किया, वो वहां से था। और एक चीज़ उसने और स्पष्ट किया कांग्रेस के आईटी सेल ने, कि दे विल नॉट टेक इट लाइंग लो। मतलब आप कुछ गाली देते रहिए, आप कुछ झूठ बोलते रहिए और हम आपका सुनते रहें, वो नहीं करेंगे। और उसका एक ताज़ा उदाहरण अगर था, तो जब मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हंसी उड़ाई बालक बुद्धि करके, तो तुरंत आईटी सेल 5-7 दिन के बाद जैसे ही बीजेपी ने ये शुरू किया बालक बुद्धि, आईटी सेल ने बैल बुद्धि करके, अब किसी के मुंह से बालक बुद्धि निकलता भी नहीं है बीजेपी में। भैया बालक बुद्धि नाम मत लेना, क्योंकि उधर से तुरंत बैल बुद्धि किसको कहा जाता है, क्या है, ये आप सब लोग जानते हैं। इस पर बहुत सी मैं बात भी कर चुका हूं और आप भी समझ रहे हैं। लेकिन एक कांग्रेस के पास एक एडवांटेज है। मैं एडवांटेज इसलिए कह रहा हूं, बीजेपी के आईटी सेल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी के आईटी सेल को राहुल गांधी के फेक वीडियो बनाने पड़ते हैं, राहुल गांधी के वीडियो में डॉक्टरेट करना पड़ता है, इधर से उधर हेरा फेरी करनी पड़ती है। कांग्रेस के पास ये एडवांटेज है कि उनको मोदी जी के किसी फेक वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है। मोदी जी सुबह से शाम तक अपने आप ही इतनी बातें और ऐसी उल जलूल बातें करते रहते हैं कि उसको कांग्रेस के आईटी सेल के लिए ये सुविधा ज़रूर है। मैं एक अंतिम बात इसलिए, क्योंकि वो देख लीजिए, आज वीडियो अगर भले ही लंबा हो जाए फिर भी देख लीजिएगा। एक मैं कांग्रेस का वीडियो लगा रहा हूं, हाल का, क्वालिटी उसकी देख लीजिए, उसमें हास्य है, व्यंग्य है आपको। और एक बीजेपी के आईटी सेल का वीडियो लगा रहा हूं, जो बीजेपी के हैंडल से रिली। मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा हूं, उसका पैनापन, इसका पैनापन में आपको फर्क दोनों का अपने आप पता लग जाएगा। एक बार की बात है, एक बालक पिकनिक मनाने जा रहा था। उसे रास्ते में कुछ किसान खेती करते हुए नजर आए। दूर से उसने देखा कि सोने का ढेर लगा हुआ है। दरअसल वो सोना नहीं था, आलुओं पर जो किसानों ने धोकर डाले थे, सूरज की किरणें पड़ रही थी, जो दूर से देखने में सोने की तरह लग रही थी। उसने चिल्लाकर अपनी मम्मी से कहा, मम्मी देखो सोना, मम्मी देखो सोना। उसने गाड़ी रोकने के लिए कहा ड्राइवर से और वो खेत की तरफ चल दिया। वो किसानों से मिला, ढेर सारी बातें की और पूछा, भैया ये फसल आपके लिए क्या है?
बेचारे भोले भाले सीधे साधे किसानों ने कह दिया कि अरे बेटा, ये फसल हमारे लिए सोना है, सोना। धरती का सीना चीरते हैं तब ये सोना निकलता है। अब वो तो था बालक बुद्धि, उसे क्या पता कि फसल क्या होती है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक शब्द अटक गया और वो था सोना। तब उसने मन ही मन सोचा, क्यों ना मैं एक ऐसी मशीन इन्वेंट करूं, यानी कि बनाऊं, और सबको गिफ्ट दे दूं जो आलू से सोना बना सके। और तब उसने कहा, क्या कहा आप जानना चाहेंगे? सुनिए। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। अब दूसरी बात, चिदम्बरम जी ने भाजपा सरकार को दिया इंडिया का मांग पत्र। कल पी चिदम्बरम राज्यसभा में बोले और एक चीज सबने मांग की कि मालूम नहीं क्यों, जो भी था उनका डर था, उनका सीनियरिटी थी, क्योंकि खड़गे जी तो उनसे सीनियर हैं। धनखड़ जी बिल्कुल मुंह पे ताला लगा लिए थे। जो धनखड़ जी की आदत है, हर एक को टोकना, हर एक को आगे बोलने ही नहीं देना, बीच बीच में टोकना, पिन ड्रॉप साइलेंस, मुंह बंद करके स्टूडेंट की तरह सारी बात चिदम्बरम जी की सुन रहे थे। चिदम्बरम जी कोई बहुत तेज नहीं बोलते हैं, कोई फायरी नहीं बोलते हैं, कोई ऐसा नहीं बोलते हैं उसको देख के बिल्कुल लड़ा चलो चलो जिंदाबाद करने लगो, नहीं, बहुत आराम से अपनी बात कहते हैं, स्लो बोलते हैं, लेकिन चूं करने की हिम्मत नहीं हुई। चिदम्बरम जी ने अपनी सारी बात कही, कौन कौन कंसर्न है, बजट पे उन्होंने बहुत कुछ कहा, सब कुछ कहा, लेकिन अंत में जो उन्होंने मुख्य बात कही, वो मुख्य बात उन्होंने 5 कही। उन्होंने कहा कि देखिए आप कुछ कर लीजिए। उन्होंने ऑपोजिशन और सरकार, उन्होंने माफ़ कीजिएगा, उन्होंने ऑपोजिशन की तरफ से सरकार को कहा कि आप कुछ कर लीजिए, ये 5 हमारी मांग है, दीज आर आवर 5 डिमांड्स। वो इस लोकसभा के चेंबर में, वो उन सारी जगहों पे जहाँ पे इंडिया गठबंधन है, ये सारी जगहों पे बात उठती रहेगी, ये बात करती रहेगी जब तक आप ये डिमांड फुलफिल नहीं कर देंगे। और डिमांड जब उन्होंने कही तो उन्होंने 5 डिमांड कही हैं, और मैं उसी को इसलिए कर दे रहा हूँ कि वो हमारे और आपका भी टॉकिंग पॉइंट होना चाहिए। पहली डिमांड उन्होंने कहा कि इस देश का मिनिमम वेजेस लेबर का किसी भी इलाके में कहीं पे भी 400 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये एक ऐसी आवाज़ है जिसके लिए कोई आवाज़ नहीं बनता है। वो इंडेक्सेशन हो जाए, कॉर्पोरेट टैक्स हो जाए, फलाना हो जाए, धमाका हो जाए, स्टैंडर्ड डिडक्शन कम हो गया, एक उस मजदूर को, किसान की भी बात हो जाए, लेकिन मजदूर मिनिमम 400 रुपये वेजेस चाहिए ही चाहिए। दूसरा डिमांड है लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी। एमएसपी की लीगल गारंटी मिलनी ही मिलनी चाहिए। तीसरी बात कहे हैं कि ये जो एजुकेशन लोन है बच्चों का, वो मार्च 2024 तक में जितना है उसको राइट ऑफ करना है। चौथी उनकी डिमांड ये थी कि अग्निपथ स्कीम जो है आप अग्निवीर कर रहे थे, इसको पूरी तरह से स्क्रैप करिए, ये देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ है, इट इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग दी वो, और इसको आपको ख़त्म करना है इमीडिएटली। और 5वीं डिमांड ये थी कि जो नीट का पेपर हुआ है उस पे लोगों की अब वो नहीं है, उसका कुछ ऐसा करिए कि लोगों की फिर से वापस में विश्वास आए, और ख़ास करके वो स्टेट जो इस नीट से अपने को अलग करना चाहती हैं उनको अलग होने दीजिए, स्टेट को अपने हिसाब से अपना एग्ज़ाम करने दीजिए, अपने हिसाब से अपनी सीटें भरने दीजिए, आप ये नीट की बाध्यता समाप्त कीजिए। 4 डिमांड बिल्कुल, 5 डिमांड बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर, और ये भी बता दिया कि ये न केवल हाउस के अंदर, न केवल कांग्रेस की, बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन की डिमांड है। और मेरे ख्याल में आगे पीछे इस डिमांड में एक आध कोई अपने रीजनल उसका कुछ जोड़ लेगा, कहीं की कोई समस्या हो सकती कोई, लेकिन मोटे तौर पे आने वाले समय में ये 5 डिमांड तो अब रहेंगे ही रहेंगे। अब अंतिम बात, अखिलेश यादव अब नज़र आएंगे बड़े रोल में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल एबीपी की एक शिखर वार्ता या कॉन्क्लेव, अब आजकल सब लोग कॉन्क्लेव करते हैं, पैसा मिलता है, पैसा कमाने का एक वो भी जरिया है, ऐड तो आते ही है, कॉन्क्लेव करो, सरकार पैसा देती है क्योंकि सरकार की बात वहाँ रखने का मौका मिलता है। तो कल उन्होंने बजट के बाद कल एक कॉन्क्लेव की थी एबीपी ने, वहाँ पे अखिलेश यादव जी गए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के बारे में वहाँ एबीपी के उस मंच पे उन्होंने बात कही। उन्होंने 2-3 बातें कही, वो इसलिए उससे ये सारी चीज़ें निकल रही हैं कि अब अखिलेश यादव बड़े रोल में क्यों दिखाई देंगे। उन्होंने गठबंधन के बारे में बिल्कुल स्पष्ट किया कि कांग्रेस के साथ यूपी में इंडिया अलायंस में कोई
नई वार्ता नहीं है। हम लोगों का जैसे गठबंधन है चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और समझने वाली है कि देखिए, इंडिया गठबंधन में गठबंधन विद इन गठबंधन भी है। जैसे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बिल्कुल, और कांग्रेस और सपा का गठबंधन यूपी में बिल्कुल क्लियर है, और महाराष्ट्र, और ये भी क्लियर है कि जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा कि महाराष्ट्र में हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इससे एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि महाराष्ट्र में जो भी सीट की बात होगी वो कांग्रेस के कोटे से ही अखिलेश यादव जी को अकोमोडेट किया जाएगा। ये भी स्पष्ट हो गया। उन्होंने झारखंड के लिए कह दिया कि झारखंड में अभी हम कुछ नहीं देखेंगे, उनको पता है झारखंड में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने बीएसपी के लिए कही, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए कहा कि भाई अभी बिल्कुल स्पष्ट है हमारा गठबंधन किसके साथ गया और क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, पार्टी देख रही है। और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जब हम बीएसपी के साथ गए तो बीएसपी की तो 0 से 10, ये उन्होंने कहा नहीं, लेकिन जो उन्होंने साफ कहा कि गठबंधन से किसको कितना फ़ायदा हुआ वो हम देख रहे हैं। 0 से 10 सीट हो गई बीएसपी की, और सपा की 5 की 5 नहीं। लेकिन जब वो कांग्रेस के साथ आए तो उनकी 5 से 37 सीटें हो गई। तो इसलिए ये गठबंधन बिल्कुल फ़ायदेमंद है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि किसी चीज़ में राजनीति में नहीं ख़त्म होता। आकाश आनंद के लिए उन्होंने कहा कि भाई अभी बहुत जल्दी है, और लेकिन हम ये चाहते हैं कि नवयुवक पॉलिटिक्स में आए, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए, और ये अच्छी बात है। उन्होंने एक और संकेत दिया। अब वो संकेत मुझे कभी कभी लगता है कि वो थोड़ा चुटकी लेते हैं या थोड़ा कंफ्यूज करते हैं दूसरे को। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, उन्होंने पुराने लोग, नाम नहीं लिया गया, लेकिन वो आरएलडी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी के बारे में ही था। उन्होंने कहा भाई आ सकते हैं, जैसे उधर गए मंत्री बनने वैसे हमारी सरकार बनेगी तो इधर आ जाएंगे। ये लोग अच्छे हैं, मंत्री बन जाते हैं, चाहे वहाँ रहे मंत्री तो चाहे यहाँ रहे मंत्री, ये तो अच्छी बात है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्पणी उनकी थी वो मेरे हिसाब से थी, उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट करता हूँ कि 2027 के चुनाव में यादव परिवार, जो उनका परिवार है, मतलब मुलायम सिंह यादव का जो परिवार है, उससे कोई व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ेगा। शायद अगर लड़ा तो मैं लड़ा, क्योंकि वो शायद उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होंगे तो अखिलेश यादव उसमें लड़ सकते हैं। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ और ये कही कि इसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यादवों को टिकट हम ठीक से देंगे, क्योंकि लोकसभा में अपने घर को छोड़ के उन्होंने किसी यादव को टिकट नहीं दिया था। लेकिन इस टिप्पणी में एक अर्थ हम सब लोग ढूंढ रहे हैं, शिवपाल यादव का क्या होगा। शिवपाल यादव तो मुलायम सिंह यादव के ही घर के हैं भाई, उनके सगे छोटे भाई हैं, तो उनको भी क्या मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी है। और एक बात और है कि जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं अभी 10 सीटों पे, उस पे क्या होने जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव का एक बड़ा रोल है और शायद वो उसमें परिपक्व भी हो रहे हैं, घूम भी रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज दूसरी है, लोकसभा में कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, सब जगह बोल रहे हैं, क्योंकि देश की अब वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गए हैं। मैं इसलिए याद दिला दूं, बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, 37 सीट के हिसाब से भी और वोट प्रतिशत के हिसाब से भी 4.58% वोट प्रतिशत ला के भी वो तीसरे सबसे बड़ी पार्टी है। और जो एक सबसे बड़ा उनका जो ट्रॉफी के रूप में सबसे बड़ा काम है, उन्होंने बीजेपी के मंदिर के मुद्दे की हवा निकाल दी है, और उस हवा निकालने वाले जो कारीगर हैं अवधेश प्रसाद, हर जगह जा रहे हैं कि यही वो कारीगर है जिसने बीजेपी की हवा निकाली थी। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।